नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। आने वाले वक्त में जब हम पीछे मुड़कर इस सदी की सबसे बड़ी घटनाओं को देखेंगे तो शायद इनमें किम जोंग उन और मून जे इन की मुलाकात भी होगी। हो सकता है 27 अप्रैल 2018 को लोग इस सदी की एक बड़ी शांति पहल के लिए इस दिन को याद रखें। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के अब तक के रवैये को देखकर इस मुलाकात से बड़ी उम्मीदें लगाना जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन उत्तर कोरिया को उसके परमाणु हथियारों को लेकर पैदा हुई दुनिया भर की चिंता दूर करना जरूरी है। लेकिन बुरे अंदेशों की भूल भुलैया में एक अच्छी पहल को फेंक देना भी अच्छी बात नहीं है। हमें इस घटना को एक सकारात्मक पहल के तौर पर देखना चाहिए और शायद दुनिया देख भी रही है। पनमुनजोम में जो कुछ हुआ उससे देशों के संबंधों के बीच लगभग 7 दशकों से जमी बर्फ पिघलती नजर आई। ये आने वाले समय में उन तमाम देशों के लिए नजीर बन सकता है जो अपने अतीत के विवादों पर बैठकर अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। विशेष में आज चर्चा इस अहम घटना की। बताएंगे क्या है कोरियाई प्रायद्वीप के इन दोनों प्रमुख देशों के बीच विवाद, साथ ही दिखाएंगे दोनों देशों के अलावा दुनिया भर के लिए परेशानी का सबब बने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम का इतिहास क्या रहा है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन से मुलाकात इस सदी की बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक है। दोनों नेता जब पनमुनजोम में मिले तो पिछले 60 साल से लगातार चला आ रहा विवाद एक पल के लिए थम सा गया। अगर ये मुलाकात दिलों को जोड़ पाई तो शायद न सिर्फ इलाके की शांति बल्कि वैश्विक स्थिरता की तरफ भी ये एक बड़ा कदम होगा। अमन की तरफ बढ़ा कोई भी कदम छोटा नहीं होता, लेकिन किम जोंग उन का ये एक कदम कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और अस्थिरता कायम करने की तरफ एक बड़ी छलांग है। 1953 के बाद ये पहला मौका है जब किसी उत्तर कोरियाई नेता ने दक्षिण कोरिया की जमीन पर अपने कदम रखे हैं। दोनों नेता सिर्फ यहीं तक नहीं रुके। इसके बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने भी अपने कदम बढ़ाए और दोनों देशों की सीमा रेखा पार कर गए। इसके बाद मून ने किम से कहा कि मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूं। जवाब में किम ने मून से कहा, हमें जितनी बार संभव हो सके उतनी बार मिलना चाहिए, और ये लफ्ज तारीख के पन्नों में दर्ज हो गए। 북측이 먼저 취한 핵 동결 조치들은 대단히 중대한 의미를 가지고 있습니다. 한반도의 완전한 비핵화를 위한 소중한 출발이 될 것입니다. 앞으로 완전한 비핵화를 위해 남과 북이 더욱 긴밀히 협력해 나갈 것을 분명히 밝힙니다. 우리가 오늘 북과 남이 전체 인민들과 세계가 지켜보는 가운데 수표한 이 합의가 역대 북남 합의서들처럼 시작만 뗀 불미스러운 역사가 되풀이되지 않도록 우리 두 사람이 무릎을 마주하고 긴밀히 소통하고 협력함으로써 반드시 좋은 결실이 맺어지도록 노력해 나갈 것입니다. इसके बाद किम जोंग उन ने गेस्ट बुक में लिखा कि आज एक नए इतिहास की शुरुआत होती है, इतिहास के शुरुआती बिंदु पर और शांति के युग की। किम जोंग उन अगर अपने लिखे शब्दों पर कायम रहते हैं तो ये वाकई ऐतिहासिक साबित होंगे। इस मुलाकात के बारे में कुछ महीने पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन किम और मून न सिर्फ मिले बल्कि पनमुनजोम के हाउस ऑफ पीस में काफ़ी देर बातें भी की। दोनों नेताओं ने सीमा पर एक पेड़ लगाया और फिर दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस मुलाकात पर टिकी हैं और दोनों देशों के लोग बेसब्री से नतीजों का इंतज़ार कर रहे हैं। 오늘 그 남북 정상회담 있다고 해가지고 정상회담에서 해서 얘기로 왔습니다. 그리고 북한 지금 분위기가 안 좋다가 지금 좋아지는데 지금 서로 이제 분위기가 더 좋아져가지고 남한 사람도 북한 갈 수 있고 북한 사람도 남한 올 수 있는 그런 세상이 됐으면 좋겠습니다. 지금 평화 분위기가 조성되는 것 같으니까는 주민들도 계속 이 지역에서 안정적으로 좀 살기를 원하죠. पनमुनजोम एकमात्र जगह है जहां उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और अमेरिकी सैनिक
हर दिन रात एक दूसरे से रूबरू होते रहे हैं। 1953 के कोरियाई युद्ध के बाद से यहाँ युद्ध विराम लागू है। यहाँ किम और मून की मुलाकात और शांति की बातों का लंबी अवधि में कितना असर होगा? क्या दोनों नेताओं की मुलाकात लोगों के दिलों को जोड़ पाएगी? क्या दोनों देश अपने तनाव भरे इतिहास को भुलाकर सुनहरा भविष्य लिख पाएंगे? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इनके निश्चित जवाब अब भी किम या मून के पास भी शायद न हो। लेकिन दोनों नेताओं ने एक नई शुरुआत की है। अगर ये सफल रहती है तो सीमाओं पर लड़ रहे और बंटवारे का देश झेल रहे कई और देशों के लिए अच्छी नज़ीर हो सकती है। जैगम मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी। असैन्य क्षेत्र पनमुनजोम में उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के बीच हुई बैठक को दोनों देशों ने शांति के एक नए युग की शुरुआत बताया है। इस दौरान उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त कराने का साझा लक्ष्य पर सहमति जाहिर की है। उन्नीस में कोरिया युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब किसी उत्तर कोरियाई नेता ने दक्षिण कोरियाई जमीन पर पैर रखा। बाद में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ने साझा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के साझा मकसद पर सहमति जताई। दोनों देशों ने कहा कि अब कोरियाई प्रायद्वीप में कोई युद्ध नहीं होगा और शांति के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियार मुक्त बनाने के अलावा दोनों देशों ने सभी तरह की दुश्मनी भरी कार्रवाई बंद करने का फैसला किया है। अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के तमाम देशों ने कोरियाई देशों के सम्मेलन का स्वागत किया है। 相逢一笑泯恩仇，我们希望并期待着以这次板门店历史性会晤为契机，进一步开辟半岛长治久安的新征程。朝鮮の非核化等について真剣に議論したことを、北朝鮮をめぐる諸懸案の包括的な解決に向けた前向きな動きと इस सम्मेलन के बाद अब सबकी नजर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भविष्य में होने वाली मुलाकात पर टिक गई है। इसके लिए दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। हालांकि फिलहाल जगह और वक्त तय होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो शुक्रवार को उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने जब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, जिसे 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं, को पार कर दक्षिण कोरिया की सरहद में प्रवेश किया तो दोनों देशों के बीच संबंधों के बीच लगभग 7 दशकों से जमी बर्फ पिघलती नजर आई। हालांकि इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के मिलने की तैयारी पिछले कुछ महीनों से ही शुरू हो चुकी थी। आइए जानते हैं आखिर इन दोनों नेताओं के मिलने की पहल और तैयारी कब कब हुई और कैसे हुई, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। 21 अप्रैल को उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने जब ये घोषणा की कि उत्तर कोरिया अब और ज्यादा परमाणु और मिसाइल परीक्षण नहीं करेगा और दक्षिण कोरिया ने शांति समझौते का प्रस्ताव दिया, तो ये तय हो गया कि दो ध्रुव विरोधी देश अब शांति वार्ता को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने कहा कि उत्तर कोरिया को अब अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत नहीं है और वो अपने परमाणु परीक्षण साइट्स को खत्म कर देगा। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया के लोगों से अपील की कि वो अपना ध्यान अब आर्थिक विकास की दिशा में लगाएं। उत्तर कोरियाई नीति में ये बड़ा बदलाव है। नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और इससे उम्मीद की जा सकती है कि कोरिया पेनिनसुला जो है वहाँ पर एक प्रकार से शांति की प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि इससे पहले काफ़ी वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट और मिसाइल टेस्ट वगैरह हुए थे। हालांकि किम जोंग उन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के मिलने और बातचीत की तैयारी काफी पहले से चल रही थी। इसकी पहली कोशिश दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में फरवरी 2018 में हुए शीतकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान देखने को मिली, जब उत्तर कोरिया ने अपने 22 सदस्यीय खेल मंडल को शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने के लिए प्योंगचांग भेजा। यही नहीं, शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में दोनों देशों के खिलाड़ियों ने एक साथ एक संयुक्त झंडे के नीचे मार्च किया।
इस समारोह के दौरान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन और किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग भी उपस्थित थीं। बाद में किम यो जोंग ने सियोल में मून जे इन से मुलाकात भी की। मार्च महीने की शुरुआत में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चंग यूई ओंग के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंचकर किम जोंग उन से मुलाकात की। इसके बाद चंग यूई ओंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वॉशिंगटन में मुलाकात की। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद चंग ने ही सबसे पहले इस बात की घोषणा की कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने किम जोंग उन से मुलाकात का न्योता स्वीकार कर लिया है और ये मुलाकात मई के आखिरी या जून के शुरुआती दिनों में होगी। एक बहुत बड़ी घटना है और क्योंकि दोनों देशों में बहुत ही द्वंद्व रहा है और ख़ास करके 1954 के बाद ही जो युद्ध विराम हुआ था, आर्मस्टिस हुआ था, हालांकि उसमें चीन भी एक पार्टी थी और अमेरिका थी, तो ये झगड़ा अभी तक चला है। ये बेसिकली जो शीत युद्ध है उसका एक नतीजा है। 28 मार्च 2018 को किम जोंग उन के चीन दौरे का भी दोनों देशों की शांति वार्ता में महत्वपूर्ण योगदान है। 2011 में उत्तर कोरिया का शासक बनने के बाद किम जोंग उन का ये पहला विदेशी दौरा था। इस मुलाकात के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन अपने लक्ष्य पर कायम है कि प्रायद्वीप में परमाणु हथियार नष्ट हों। चीन यात्रा के दौरान ही किम जोंग उन ने पहली बार कहा कि परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए उत्तर कोरिया भी प्रतिबद्ध है। इस तरह उत्तर कोरिया का अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ प्रस्तावित शिखर सम्मेलन से पहले चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात काफी अहम रही। पहली दफ़ा नहीं है कि जब दोनों कोरियाई नेताओं के बीच में बातचीत की कोशिश की जा रही है। ये पिछले 2000-2007 में भी की गई हैं। लेकिन हाँ, एक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि जॉ इज़ बेटर देन वॉर, कि कम से कम जब दो लोग आपस में मेज़ पर बैठ रहे हों, इससे आगे रास्ता खुल जाएगा। जब हम जून में उम्मीद कर रहे हैं कि किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप भी आगे मिलकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दोनों देशों के शासकों के बीच होने वाली शांति वार्ता को सुनिश्चित करने के लिए 23 अप्रैल को तीसरी बार दोनों देशों के अधिकारियों की पानुमजोम में बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच बातचीत की रूपरेखा और एजेंडे पर चर्चा हुई। बंटवारे के बाद पहली बार दोनों देशों के नेताओं के बीच सीधी बातचीत के लिए हॉटलाइन बनाई गई। इस हॉटलाइन के जरिए किम जोंग उन और मून जे इन आपस में बात कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जिन मुद्दों पर विवाद है, उनमें उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम भी एक वजह है। उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगातार दुनिया की सुर्खियों में रहा। तमाम प्रतिबंधों, आलोचनाओं और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद उत्तर कोरिया ने अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ा। लेकिन एक जमाने में ये जिद्दी देश परमाणु अप्रसार संधि का हिस्सा भी था। उत्तर कोरिया ने 1987 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन और 1989 में जेनेवा प्रोटोकॉल पर भी सहमति जाहिर की थी, लेकिन केमिकल वेपन्स कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए। और यही वजह थी कि दुनिया हमेशा उत्तर कोरिया को शक की नज़र से देखती रही। सेना का ये शक्ति प्रदर्शन उत्तर कोरिया की मजबूती का सबूत है। चीन, अमेरिका और भारत के बाद उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया के पास करीब 11 लाख सक्रिय और 77 लाख रिजर्व सेना है। उत्तर कोरिया की लगभग 40% आबादी सैन्य कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है। अलग अलग एजेंसियों का दावा है कि उत्तर कोरिया अपनी जीडीपी का लगभग 21% बजट रक्षा पर खर्च करता है। इसी मजबूत सेना और हथियारों के चलते उत्तर कोरिया ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय दबाव को दरकिनार किया। लेकिन अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर दुनिया के लिए सिरदर्द बना उत्तर कोरिया एक जमाने में परमाणु अप्रसार का हिमायती था। लेकिन धीरे धीरे उत्तर कोरिया की नीति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति की पटरी से उतरती चली गई। वहाँ अगर जाए तो वो स्पिरिट इतना मजबूत नज़र आता है कोरियाई लोगों के बीच में, जहाँ वो चाहते हैं कि दोनों कोरिया वापस से जो 50 से 53 के बीच में कोरियाई युद्ध हुआ था उसके पहले वाली जो स्थिति थी और कोरियाई जो हैं वो यूनाइटेड हो जाएं। ये प्रैग्मेटिकली मुमकिन नहीं नज़र आता आज की तारीख में, लेकिन एक सपना लिए लोग घूमते ज़रूर हैं। वहाँ पर एक बाकायदा ट्रेन स्टेशन बनाया गया है, एक मॉडल ट्रेन खड़ी है। जब उन लोगों को लगता है कि जब दोनों कोरिया एक हो जाएंगे तो ये ट्रेन प्यांगोंग, सोल से प्यांगोंग से होते हुए पूरी जो आपकी सर्बियन जो ट्रांस नेटवर्क कनेक्शन है वहां से जाके जुड़ जाएगी। 1985 में उत्तर कोरिया ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए।
लेकिन 1993 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जब उत्तर कोरिया के 2 परमाणु कचरा गोदामों के निरीक्षण की बात कही तो उत्तर कोरिया ने एनपीटी से बाहर आने की धमकी दे डाली। 1994 में उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच अहम समझौता हुआ, जिसके तहत उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय मदद के जरिए 2 नए लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर्स की शुरुआत करने के बदले में अपने पुराने ग्रेफाइट नियंत्रित परमाणु रिएक्टर्स को बंद करने पर राजी हुआ। लेकिन 2002 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उत्तर कोरिया, ईरान और इराक को दुनिया की बुराई की धुरी कह दिया। इसी साल बुश ने उत्तर कोरिया की ओर से 1994 की संधि का उल्लंघन कर खुफिया परमाणु कार्यक्रम चलाने का दावा किया। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता रहा और आखिरकार 2003 में उत्तर कोरिया ने परमाणु अप्रसार संधि से बाहर आने का ऐलान कर दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी। इसी साल उत्तर कोरिया ने दावा किया कि उसके पास परमाणु हथियार हैं। हालांकि 2005 में उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम को रद्द करने की बात कही। बदले में अमेरिका, चीन, रूस, जापान और दक्षिण कोरिया ने उसे ऊर्जा और आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। हालांकि 2006 में जब उत्तर कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो दुनिया सकते में आ गई। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर कई प्रतिबंध लगा दिए। 2007 में बीजिंग में 6 पार्टी टॉक शुरू हुई। इसमें अमेरिका, चीन, रूस, जापान के साथ ही दक्षिण और उत्तर कोरिया शामिल थे। बातचीत का मकसद उत्तर कोरिया को परमाणु कार्यक्रम छोड़ने के लिए तैयार करना था। बैठक के तहत दिसंबर 2007 तक उत्तर कोरिया अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म करने की समय सीमा को पूरा नहीं कर पाया। 2008 में फिर से 6 पार्टी टॉक हुई, लेकिन उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु संयंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की अनुमति नहीं दी और बातचीत फेल हो गई। 2009 में उत्तर कोरिया ने एक बार फिर परमाणु परीक्षण किया। संयुक्त राष्ट्र ने नए प्रतिबंध जारी किए। 2011 में स्विट्जरलैंड में अमेरिकी अधिकारियों ने उत्तर कोरियाई अधिकारियों से मिलकर एक बार फिर 6 पार्टी टॉक शुरू करने की कोशिश की, जो 2008 में बंद हो गई थी। 2012 में अमेरिका ने दावा किया कि उत्तर कोरिया खाद्य मदद के बदले अपने मिसाइल कार्यक्रम को रोकने पर राजी हुआ है। लेकिन 2013 में उत्तर कोरिया ने अपना मिसाइल कार्यक्रम जारी रखने की बात कही। फरवरी 2013 में उत्तर कोरिया ने तीसरा परमाणु परीक्षण किया। किम जोंग उन के शासन का ये पहला परमाणु परीक्षण था। 2014 में उत्तर कोरिया की ओर से दक्षिण कोरिया की तरफ से सागर में कई शेल्स बरसाए गए। बदले में दक्षिण कोरिया ने भी ऐसी ही कार्रवाई की और तनाव बढ़ गया। 2015 में उत्तर कोरिया ने अपने जंगी बेड़े में हाइड्रोजन बम शामिल करने का दावा किया। जनवरी 2016 में उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम परीक्षण कर दिया। सितंबर 2016 में उत्तर कोरिया ने अपना 5वां परमाणु परीक्षण किया और इस हथियार की विस्फोटक क्षमता करीब 10 किलोटन TNT विस्फोटक के बराबर थी। सितंबर 2017 में उत्तर कोरिया ने अपने 6ठे परमाणु परीक्षण का दावा किया, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली परीक्षण था। इससे पहले जुलाई 2017 में उत्तर कोरिया ने अपना पहला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण का दावा भी किया, जो दुनिया में कहीं भी मार करने की क्षमता रखता है। जुलाई 2017 में ही उत्तर कोरिया ने अमेरिका के दिल में परमाणु हमले की बात कहकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया और तब से ही कोरियाई प्रायद्वीप पर युद्ध और दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध के बादल मंडराते रहे। लेकिन जनवरी 2018 में व्हाइट हाउस से जारी विज्ञप्ति में जब राष्ट्रपति ट्रंप और उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन के बीच मुलाकात के संकेत मिले तो दुनिया ने राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर कोरिया की दक्षिण कोरिया के साथ पिछले 6-7 दशकों से तनातनी चल रही है। ये तनातनी क्यों शुरू हुई और क्यों दोनों देश एक दूसरे से दूर चले गए, इसके अलग अलग कारण हैं, इसकी अलग अलग दास्तान है, लेकिन ये भारत से भी जुड़ी है। आइए इस तनातनी का इतिहास जानते हैं और साथ ही इसमें भारत की भूमिका पर भी एक नजर डाल लेते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 1960 के दशक में एक युद्ध लड़ा जा चुका है। उस युद्ध की बड़ी वजह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध था। 1910 से लेकर 1945 तक उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जापान के कब्जे में रहे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये इलाका रूस और जापान के बीच युद्ध की भूमि रहा। इस बीच अमेरिका भी जंग में शामिल हो गया। विश्व युद्ध खत्म होने पर रूस और अमेरिका के बीच संधि हुई। इसके तहत कोरिया को 2 भागों में विभाजित कर ये दोनों देश संयुक्त रूप से उसे प्रशासित करने लगे। कुछ समय बाद ही इसके खिलाफ कोरिया में भारी विरोध प्रदर्शन हुए। आखिरकार 1948 में दक्षिणी कोरिया में पहली बार चुनाव हुए और वहां
अमेरिका समर्थक सरकार का गठन हुआ। क्योंकि जो 6 पार्टी टॉक्स भी होते हैं इस क्षेत्र में, उसमें दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान, अमेरिका, ये वो देश हैं जो ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जो सीधे बातचीत की मेज़ पर बैठते हैं। रातों रात जब बातचीत चलती हैं तो उस पर तमाम चर्चाएं करते हैं। लेकिन भारत बहुत उन कम देशों में से है जो लगातार अभी भी संपर्क साधे हुए है उत्तर कोरिया के साथ। बाकायदा वहाँ भारत की एक मिशन सक्रिय है। उत्तरी कोरिया में रूस और चीन के समर्थन से साम्यवादी सरकार बनी। इस तरह कोरिया दो विरोधी विचारधाराओं में बंट गया। दोनों देशों में रूस, चीन और अमेरिका का दखल जारी रहा। इस बीच उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया सरकार को मान्यता नहीं दी। उत्तर कोरिया ने 25 जून 1950 को दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। दक्षिण कोरिया हार की कगार पर था। इसी समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से एक प्रस्ताव पारित करवाकर अमेरिका और सहयोगी देशों के करीब 10 लाख सैनिक दक्षिण कोरिया की मदद के लिए आ गए। हालांकि इस समय दोनों देशों के तनाव में भारत की भूमिका अहम नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। विशेष रोल शुरू में रहा था जब यूनाइटेड नेशंस का जब आर्मिस्टिस एग्रीमेंट हुआ था, तो रिपैट्रिएशन जो था उनके सोल्जर्स का, वो रिपैट्रिएशन उसका इंचार्ज जो है भारतीय लीडर जो थे उसके इंचार्ज थे। तो जैसे जनरल थिमैया थे उस ज़माने में, वो उसके इंचार्ज थे, और वो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनका धीरे धीरे उनका रिपैट्रिएशन वगैरह किया। इसके अलावा उस वक्त नेगोशिएशंस में भी भारतवर्ष का हाथ था। सुरक्षा परिषद में उत्तर कोरियाई आक्रमण के खिलाफ आए प्रस्ताव से भारत अनुपस्थित रहा था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे पर लगातार रूस और अमेरिकी सरकार के संपर्क में थे। भारत ने इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मेडिकल कोर की एक टुकड़ी संयुक्त राष्ट्र सैनिकों की मेडिकल सहायता के लिए भेजी। सितंबर 1950 तक संयुक्त राष्ट्र की सेना ने दक्षिण कोरिया का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिकी सैनिक चीन की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे में चीन ने अमेरिका को पंडित नेहरू के जरिए चेतावनी भिजवाई। नवंबर में चीन ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहली बार इस युद्ध में अमेरिकी सेना को पीछे हटना पड़ा। उस समय जब ये शीत युद्ध था तो भारत की बड़ी अहम भूमिका रही है, क्योंकि भारत उस समय जो कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष एक देश था, नॉन अलाइंड कंट्री था। वो ना तो जो कैपिटलिस्ट खेमा जो अमेरिका लीड करता था और ना ही जो सोवियत संघ का खेमा था उसमें आता था, और एक अपनी नीति बनाता था, और काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आर्मिस्टिस के दौरान जो भारत की भूमिका रही है काफ़ी सराहनीय रही है। इस बीच भारत फिर सक्रिय हुआ और ब्रिटेन के सहयोग से चीन को युद्ध विराम के लिए तैयार कर लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक शांति प्रस्ताव भी पेश किया, लेकिन ये खारिज हो गया। अमेरिका और चीन के बीच युद्ध विराम और सैनिकों की अदला बदली पर मध्यस्थता के लिए फिर भारत को आमंत्रित किया गया। भारत की मध्यस्थता का प्रस्ताव 1 साल तक अटका रहा। मार्च 1953 में स्टालिन की मौत ने हालात बदल दिए। इसके बाद 27 जुलाई को युद्ध विराम समझौते पर दस्तखत हो गए। युद्ध विराम के बाद मसला युद्ध बंदियों की अदला बदली का था। संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध बंदियों की अदला बदली के लिए भारत की अध्यक्षता में एक आयोग के गठन को सहमति दी। इसमें पश्चिमी देशों ने स्वीडन और स्विट्जरलैंड को, जबकि चीन ने पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को शामिल कराया। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल के.एस. थिमैया इस आयोग के अध्यक्ष बने। भारत ने युद्ध बंदियों की अदला बदली के लिए 6000 सैनिकों की अपनी कस्टोडियन फोर्स तैनात की। ये काम 1954 तक चला। हालांकि चीन के बढ़ते विरोध के बाद भारत ने बाद में आयोग के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। भारत इस पूरे घटनाक्रम में तटस्थ रहा, लेकिन शांति के लिए कोशिशों की वजह से उनकी दुनिया भर में अच्छी साख बनी। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ जागम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। तो ये था हमारा आज का विशेष, लेकिन आपको याद दिला दें कि इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं और वहां आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार।